Hello everyone, this is राकेश here. वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म को समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड थ्योरीज को उस मैकेनिज्म से डिराइव करेंगे एंड इन द एंड जब हमारा मैकेनिज्म एंड थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे SN1 का क्या मतलब है। ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें SN1 क्या बता रहा है। तो यहाँ पे जो S है, S का क्या मीनिंग है? S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। S हमें क्या बता रहा है? सब्स्टिट्यूशन मीन्स ये किस प्रकार का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड का क्या मतलब है? N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। N का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफिलिक। एंड जो हमारा 1 है, ये 1 क्या है? ये हमें क्या बताता है? यहाँ पे इसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या मतलब है? यूनिमॉलिक्यूलर। तो हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे इन सब वर्ड का क्या मीनिंग है? न्यूक्लियोफिलिक का क्या मीनिंग है, सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, एंड यूनिमॉलिक्यूलर क्या क्या मीनिंग है। इसको हम लोग जैसे जैसे ये लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आप लोगों को इन सब वर्ड का मतलब पता चलेगा। तो चलिए हम लोग अपने मैकेनिज्म को देखते हैं। तो इस मैकेनिज्म में ये जो हमारा SN1 है, ये किस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात हो रहा है? हेलो अल्केन। जो हमारा NCERT का हेलो अल्केन चैप्टर है, क्लास 12 का हेलो अल्केन चैप्टर है, उस कंटेक्स्ट में हम लोग इस मैकेनिज्म को बात कर रहे हैं। तो हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, जिसपे हमारा 3 ग्रुप अटैच है, R1, दिस इज R2, R3 एंड एक हमारा क्या है? दिस इज R2 और एक हमारा यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। इस कार्बन से ये हमारा 4 ग्रुप प्रेजेंट है। हमने ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ले लिया। यहाँ पे X क्या है? X इज अ लिविंग ग्रुप। X क्या है? लिविंग ग्रुप। क्योंकि हम लोग हेलो अल्केन चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अल्केन हाइलाइट चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ यही 4 ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। X हमारा कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, जैसे OTS। OTS क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। क्या है? OTS। ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। CCl3 माइनस, ये भी क्या है? एक गुड लिविंग ग्रुप। तो X कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, लेकिन हम लोग जो ये हमारा SN1 मैकेनिज्म है, हेलो अल्केन चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये सिर्फ इस लिविंग ग्रुप को मानकर चल रहे हैं कि X हमारा क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। X क्या है? लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा। अब इसके साथ कुछ रिएजेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कुछ रिएजेंट या रिएक्टेंट। इस मॉलिक्यूल के साथ कुछ रिएजेंट या कुछ रिएक्टेंट दिया रहेगा। तो क्या होगा?
कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है और ये जो रिएजेंट दिया रहेगा, एरो पे कुछ रिएजेंट दिया रहता है रिएक्शन में, फिर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो अभी ये रिएजेंट क्या हो सकता है, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे कि SN1 में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। तो वहां पे हम लोग देखेंगे इस एरो पे क्या दिया रहेगा। तो अब इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। हम लोग जानते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा जो रिएजेंट है, ये जो अपना जो हमने मॉलिक्यूल लिया है, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है और ये जो अपना लिविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस मॉलिक्यूल से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा, ये हो गया हमारा X माइनस, और कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, और कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन। तो हमारा क्या है, कार्बोकैटायन। तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है कार्बोकैटायन एंड X माइनस। कार्बोकैटायन हमारा क्या, एक आयनिक पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, आयनिक पेयर। इंटरमीडिएट में हमारा कार्बोकैटायन भी होता है और X माइनस भी होता है, सिर्फ कार्बोकैटायन नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये X माइनस का क्या इंपॉर्टेंस है, अभी हम लोग इसको भी आगे देखेंगे। तो आप लोग एक चीज देखकर बताइए कि ये जो मैंने लिखा है, ये हमारा जो इंटरमीडिएट बना हुआ है, इसमें क्या एरर है, इसमें क्या गलती है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है, इसको ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ मिस्टेक है। अब वो क्या है, हम लोग जानते हैं कि कार्बोकैटायन अपना क्या होता है। यदि आपने कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, तो कार्बोकैटायन जो हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मीन्स इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर। क्या है, प्लेनर। जब ये प्लेनर है तो यहाँ पे वेज और डैश का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, तो हमारा कार्बोकैटायन का जो कार्बन है, इस प्लेन में हमारा यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। दिस इज आवर R1, ये हमारा R1 है, और दिस इज R2, दिस इज R3। ये तीनों जो ग्रुप है, कार्बन से जो अटैच ग्रुप है, वो तीनों क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो वेज एंड डैश है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। ये सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल दिस इज आवर R2 एंड दिस इज आवर R3। एक्चुअल हमारा कार्बोकैटायन क्या है, ये है। यहाँ पे वेज और डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कार्बोकैटायन है वो एक प्लेन में प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, दिस इज आवर इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट हमारा क्या बन रहा है, एक कार्बोकैटायन बन रहा है एंड एक एनायन बन रहा है, आयनिक पेयर। हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बाय अज्यूमिंग कि कार्बोकैटायन एक सिंगल इंटरमीडिएट बन रहा है, बट इन एक्चुअल हमारा जो इंटरमीडिएट होता है आयनिक पेयर होता है, जिसमें कार्बोकैटायन होता है एंड एक X माइनस होता है, एक एनायन होता है। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। अब इस कार्बोकैटायन पे, कार्बोकैटायन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को कौन अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच। कौन अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच। और हमारा इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग Z माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड माइनस। तो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, तो इस पर कौन अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल आया और इस कार्बन के ऊपर अटैक किया। तो हम लोग जानते हैं कार्बोकैटायन हमारा क्या है, प्लेनर है। क्या है, प्लेनर मीन्स जैसे हमारा कार्बोकैटायन इस प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बन पास ये जो हमारा कार्बोकैटायन है इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जैसे ये हमारा क्या है, प्लेनर, इस प्लेन में हमारा ये कार्बोकैटायन ऐसे प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये ऊपर जाके आके भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी आकर अटैक कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, इक्वल चांस है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, जो हमारा ये जेड न्यूक्लियोफाइल आया, ये ऊपर से भी आकर अटैक कर दे और नीचे से भी आकर अटैक कर दे। दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर, जिसमें ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आया और इस कार्बन के ऊपर से भी अटैक कर दिया। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैच हो गया। एक जेड एक ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल आके नीचे से जुड़ जाएगा, आकर नीचे से अटैक कर देगा। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज R1 R2 R3 और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ये नीचे से अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी दो, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या बन रहा है, एक रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कार्बोकैटायन वो क्या है, जो हमारा इंटरमीडिएट है वो एक प्लेनर कंपाउंड है, एक प्लेनर में, एक प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोकैटायन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। इसीलिए हमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दो। कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दो मिल रहे हैं। अब जैसे मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर, लेट सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। मान लीजिए लेट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। तो मान लीजिए जो हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट है ये क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है। और लेट सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि आर होगा, यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, इसका क्या होगा, एस होगा। क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, नीचे से अटैच है और इसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैच हो रहा है। तो यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, इसका क्या होगा, एस। और यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, इसका क्या होगा, आर। तो हम लोग देख रहे हैं इन बोथ केसेस, यदि इस जो हमारा प्रोडक्ट बना है इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन यदि आर है, इसका क्या होगा, ये रिवर्स होगा, इसका क्या होगा, एस। और यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि एस है, ये क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, तो आर होगा। और हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है, आर। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, आर। तो हम लोग देख रहे हैं इन बोथ केसेस एक हमें आर मिल रहा है, एक एस मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये हमारा क्या रिटेन प्रोडक्ट क्या है, रिटेन प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है, जो ओरिजिनल रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वही हमारा प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। हमारा रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन आर है इसका रिवर्स हो गया, क्या हो गया, एस हो गया। तो हमारा एसएनओ मैकेनिज्म में दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, रिटेन प्रोडक्ट भी मिलता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलता है। अब रेसमिक मिक्सचर क्या है, ये हमारा रेसमिक मिक्सचर हो गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिल रहा है। तो यदि कार्बन कायरल सेंटर है, यदि कार्बन
कायरल सेंटर है तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। ये हमारा हो गया क्या, एसएन1 मैकेनिज्म का, ये हमारा एसएन1 का कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक सबस्ट्रेट दिया गया है। इस मैकेनिज्म के यदि हम लोग समराइज करें तो ये क्या है, हमारा एक सबस्ट्रेट है जिसमें एक रिएजेंट के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो कार्बन को लिफ्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, कार्बन को लिफ्ट कर रहा है और हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। अब जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है उसमें सिर्फ एक कार्बोकैटायन नहीं बनता है, साथ में एक एनायन भी बनता है। तो हमारा ये जो क्या है X माइनस, तो हमारा कार्बोकैटायन के जो हमारा इंटरमीडिएट क्या है, आयनिक पेयर। इंटरमीडिएट हमारा क्या बन रहा है, आयनिक पेयर, कार्बोकैटायन प्लस एनायन। अब ये कार्बोकैटायन हमारा क्या है, प्लेनर है, एक प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। दोनों का इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो प्रोडक्ट बनेंगे। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा हमारा रिटेन प्रोडक्ट और एक होगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। दिस इज आवर मैकेनिज्म ऑफ SN1। अब किसी भी मैकेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RDS। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RDS। तो इस मैकेनिज्म में आप लोग देख कर बताइए कि RDS कौन सा स्टेप होगा, RDS कौन सा स्टेप होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए कि किसी भी मैकेनिज्म का RDS हम लोग थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। किसी भी मैकेनिज्म का RDS थियोरेटिकली आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। RDS हमेशा लैब में ही डिटरमाइन किया जा सकता है। RDS हमेशा लैब में एक्सपेरिमेंट करके ही डिटरमाइन किया जा सकता है। थियोरेटिकली बस हम लोग उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो RDS होगा, दिस इज आवर RDS स्टेप, दिस इज आवर RDS स्टेप। जब फर्स्ट टाइम जो कार्बोकैटायन बनता है, जब फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन बनता है तो हमारा कौन सा स्टेप होता है, RDS। मैक्सिमम जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, कार्बोकैटायन का है हमारा एक इंटरमीडिएट है, तो जो फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट बनता है दैट इज आवर RDS स्टेप। मैक्सिमम मैकेनिज्म में आप लोग देखोगे कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो इंटरमीडिएट बनता है, जिस स्टेप में फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट बनता है दैट स्टेप इज आवर RDS स्टेप। तो ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म से रिलेटेड थ्योरी को हम लोग देखेंगे। हम लोग जितने भी थ्योरीज हैं इस किसी भी थ्योरीज को याद नहीं करेंगे। जितने भी थ्योरीज हैं इस मैकेनिज्म से रिलेटेड, जितने भी थ्योरीज हैं इसको हम लोग, जो हमारा RDS स्टेप होता है किसी भी मैकेनिज्म का, यदि आप लोग को थ्योरी पता करना है उसमें पहले देखिए कि RDS स्टेप कौन सा है, कौन सा RDS स्टेप है। अभी हमारा क्या है RDS, तो यहाँ से हमारे सारे थ्योरीज इस मैकेनिज्म के डिराइव होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके थ्योरीज को देखते हैं, इसके थ्योरीज को डिराइव करते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का समरी है, ये हमने समरी अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का लिख दिया है। तो हम लोग इस RDS से इस मैकेनिज्म का थ्योरीज डिराइव करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हमारा इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन हमारा एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो यदि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, रीअरेंजमेंट। दिस इंप्लाइज यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट एक रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, बिकॉज हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, एक कार्बोकैटायन बन रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। क्या है कि इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अब हम लोग इसको सिंगल स्टेप मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। जो हमारा SN2 होता है वो क्या होता है, सॉरी
इट्स माय मिस्टेक, इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्या है ये? इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। इट्स माय मिस्टेक, ये क्या है? इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। हम लोग इसको 2 स्टेप मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं कि देखिए, आप लोग बोल सकते हो, आपके मन में डाउट आ सकता है कि जो हमारा जब ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो जेड माइनस भी उसी समय अटैक कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा जेड माइनस इसको अप्रोच करता है कब? जब हमारा लिविंग ग्रुप इस कार्बन से निकल जाता है, हमारा कार्बोकेटायन बन जाता है, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। तो हमारा रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। पहले में हमारा लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। क्या? कि हमारा कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक्स हमारा निकल गया और हमारे इंटरमीडिएट बना। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या है? इस कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 स्टेप मैकेनिज्म। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होता है, क्या SN2 रिएक्शन? इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। वहां पे लिविंग ग्रुप और जो कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, पैरेलली होते हैं। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं SN2 इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। बट हमारा जो SN1 है, ओके, इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। यदि आप लोगों ने SN2 रिएक्शन नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी जाकर आप लोग SN2 मैकेनिज्म को देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इसका हम लोग अब रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ इक्वेशन। तो इसका जो रेट ऑफ इक्वेशन होता है, क्या होता है? दैट इज इक्वल टू के, एंड ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये जो हमारा अल्किल हाइलाइड है, इसको हम लोग इसके पावर क्या होता है? सबस्ट्रेट के पावर 1। सबस्ट्रेट के पावर 1। इसका क्या रेट ऑफ इक्वेशन क्या हो गया? जो हमारा अल्किल हाइलाइड दिया रहेगा, जो हमारा हाइलो अल्केन दिया रहेगा, उसके पावर, उसके कंसंट्रेशन के पावर 1। ये क्या है? इसका रेट ऑफ इक्वेशन। यहाँ भी एक पॉइंट नोट कीजिए कि जो किसी भी इक्वेशन का जो रेट ऑफ इक्वेशन होता है उसको आप लोग थियोरेटिकली नहीं लिख सकते हो। इस मैकेनिज्म को सिर्फ देख के आप लोग इसको नहीं लिख सकते हो। ये हमारा कहाँ पे डिटरमाइन किया गया है? ये रेट ऑफ इक्वेशन हमारा लैब में डिटरमाइन किया गया है। कहाँ पे? लैब में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऑब्जर्वेशन हुए हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इस इक्वेशन का रेट ऑफ इक्वेशन डिसाइड किया गया है। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? सम ऑफ द पावर्स। यहाँ पे क्या है? सम ऑफ द पावर्स क्या है? 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? 1। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है? इट इज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हम लोग इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरडीएस के टाइम पे कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं आरडीएस के टाइम पे सिर्फ हमारा जो अल्किल हाइलाइड है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कब? आरडीएस के टाइम पे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनी मीन्स सिंगल वन, यूनी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। सिर्फ हमारा एक मॉलिक्यूल जो अल्किल हाइलाइड है, सिर्फ वही रिएक्शन के टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहाँ पे जो SN1 लिखा है, ये 1 क्या है? ये 1 है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर। इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या हमारा यूनिमॉलिक्यूलर है, ना कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 है। आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया होगा ये जो 1 है, ये 1 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट इज 1। दैट इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि दोनों
मैच कर रहे हैं। बट ये जो 1 होता है दैट इंडिकेट्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट इंडिकेट्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और ये हमारा रिएक्शन क्या, यूनिमॉलिक्यूलर, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। अब क्या ये सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, एक्स को हटा के जेड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक्स रिमूव हुआ, उसकी जगह जेड आया, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का। किसका हो रहा है, ये जेड हमारा क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का। तो इसका क्या होगा यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि हमारा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक्स को हटा के एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, अटैच हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए क्या होगा हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। हमारा 5th पॉइंट क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट में रिटेन प्लस इन्वर्जन, रिटेन प्लस इन्वर्जन, ये हमारे दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्या दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये पॉसिबल क्या है, रिटेन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट हमारे, जो हमारा प्रोडक्ट का मिक्सचर है उसमें रिटेन प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट दोनों हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। 6 पॉइंट क्या, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, क्या है पेयर ऑफ एनेंशियोमर, आप लोग देख सकते हैं दिस इज आर एंड दिस इज एस, तो हमें क्या मिल रहा है पेयर ऑफ इनेंशियोमर। यहाँ पे हमारा कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है, क्या है कायरल सेंटर। तो हमारा 7th पॉइंट क्या होगा कि हमें यदि इस रिएक्शन का हमें रेट इंक्रीज करना है, क्या करना, रेट इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, यदि हम लोग इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दें, यदि हम लोग जो हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो रिएक्शन और तेजी से फॉरवर्ड होगा, आगे और तेजी से बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यदि हमें इस रिएक्शन को और फास्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, यदि हम इस कार्बन से जो R1 R2 R3 है इसमें से यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देंगे, क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देंगे, तो क्या होगा हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग इतने इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मूव करते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा 8th पॉइंट क्या है, जो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 8th पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिमेंटल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं। क्या एलिमेंटल इफेक्ट, अब एलिमेंटल इफेक्ट क्या होता है कि ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है एक्स है, एक्स को यदि मैं चेंज करूंगा, एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि मैं एक्स को चेंज कर रहा हूं तो क्या हमारे रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हमारे आरडीएस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। आंसर इज यस, आंसर इज यस। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आरडीएस के टाइम पे जो हमारा एक्स से अटैच बॉन्ड है, जो हमारा एक्स से लगा हुआ बॉन्ड है लिविंग ग्रुप से, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मीन्स इस बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट आरडीएस के टाइप पे हो रहा है। क्या एलिमेंटल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, आंसर इज यस। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यदि आई रहेगा ग्रेटर देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ इक्वेशन। यदि हम लोग एक्स और आई रखेंगे तो सबसे फास्टर होगा, देन ब्रोमीन,
क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये किस पे डिपेंड है? इसके लिविंग एबिलिटी पे। कितना बढ़िया लिविंग ग्रुप है उतना फास्टर हमारा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे एलिमेंटल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और सेकेंड क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट। बीटा हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट, यहाँ पे ये इफेक्ट दिख रहा है? आंसर इज नो। कैसे? ये हमारा क्या? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन क्या हो गया? अल्फा। और यहाँ पे सेकेंड कार्बन, मान लीजिए हमने R1 की जगह एक कार्बन ले लिया, ये हो गया हमारा बीटा पोजीशन। अब इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है। क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। तो जो बीटा कार्बन है यदि उस हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? इसका आइसोटॉप्स ले लें। हाइड्रोजन का आइसोटॉप क्या होता है? ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम। तो क्या इस RDS पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका इस रिएक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। मीन्स यदि हम H लेंगे या D लेंगे या T लेंगे, तीनों केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। तीनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं कहाँ पे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे। कहाँ पे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे। जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे आकर करते हैं? रूम टेम्परेचर। या SN1 हो या SN2, इन बोथ केसेस हमारा जो रिएक्शन होता है किस पे आकर करता है? रूम टेम्परेचर पे। SN1 रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग इसका क्या देखेंगे? अब ग्राफ क्या देखेंगे? ग्राफ ऑफ SN1। तो हम लोग जानते हैं कि इन जनरल ग्राफ क्या होता है? इन जनरल यदि हमें ग्राफ देखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज टाइम, मींस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। यदि लेट सपोज इन जनरल ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इसका जो पीक होता है ये हमें क्या बताता है? ट्रांजिशन स्टेट। जो हमारे कर्व का पीक होता है ये हमारा क्या बताता है? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं? 3, 1, 2, 3। कितने पीक्स है? 3 पीक्स है। तो कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं? 3। और ये जो वैल्यू होता है ये हमें क्या बताता है? इंटरमीडिएट। क्या बताता है? इंटरमीडिएट। तो कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं? 2। कितना इंटरमीडिएट बन रहा है? 2, क्योंकि 2 वैल्यू है तो 2 इंटरमीडिएट। और 3 ट्रांजिशन स्टेट, 3 पीक्स है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारा होगा रिएक्टेंट और ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो हमारे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना इंटरमीडिएट बन रहा है? एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं RR अकॉर्डिंग टू RR KM थ्योरीज। ये जो हमारा अकॉर्डिंग टू RR KM थ्योरीज, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कितना है? एक। ये हमारा क्या बना है? एक इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। मीन्स एक इंटरमीडिएट बन रहा है, 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो हमारे पीक कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट कितना बन रहा है? 2। और एक इंटरमीडिएट बन रहा है तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा फाइनल कॉल कैसा हो दिखेगा? ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये हमारा ये पहला ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या हो गया हमारा? ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, दिस इज आवर इंटरमीडिएट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। तो किसका ग्राफ हो गया? SN1 का ग्राफ हो गया। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे ये जो रिएजेंट क्या हो सकता है। ये रिएजेंट, ये मीन्स हमारा ये सॉल्वेंट क्या हो सकता है, उसको हम लोग अब देखेंगे।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा क्या हो गया 12th पॉइंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है, दो प्रकार का होता है और भी होते हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक हो गया हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों, देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, H2O, अपना पानी जो वाटर होता है। ये क्या हो गया हमारा H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अवर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। ये क्या है, इंटरमीडिएट, जहां पे एक बन रहा है कार्बोकैटायन और एक है हमारा एनायन। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस कैटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, सॉल्वेंट का ये निगेटिव पार्ट। तो क्या किया, इसको यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। ऐसे यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा। ऐसे इधर भी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे कार्बोकैटायन कौन स्टेबलाइज कर रहा है, वो जो हमारा निगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसे ये चारों तरफ से इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसके थ्रू या नेगेटिव चार्ज के थ्रू, आप जिसके भी थ्रू समझ सकते हैं। इसने हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर दिया। हमारा क्या है, जो एनायन है, जो हमारा एनायन बचा है, इसको भी कौन स्टेबलाइज कर रहा है, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज। क्या, इसको ये स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसे इस चारों तरफ से इस एनायन को भी स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये दोनों भी स्टेबलाइज हो रहा है, X माइनस और कार्बोकैटायन ये दोनों स्टेबल हो रहा है। मीन ये हमारे जो डिसोसिएशन है, यहाँ पे जो डिसोसिएशन है उसको फेवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इजीली डिसोसिएशन हो जाता है। यदि हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे DMF, DMF क्या है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, दिस इज H C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन और इसे अटैच मेथिल ग्रुप। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, DMF का है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये किसको स्टेबलाइज कर देगा, हमारे जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसको स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन जो X माइनस है इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा इंटरमीडिएट है वहां पे कार्बोकैटायन प्लस एनायन दोनों बन रहे हैं। यदि एनायन नहीं बनता है, यदि मान लीजिए एनायन हमारा इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो हम लोग कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बट क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट में X माइनस भी बन रहा है, एनायन भी बन रहा है, और इन द केस ऑफ द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे एनायन को कोई स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है। मीन्स ये हमारे डिसोसिएशन को, ये यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है उसको फेवर नहीं कर रहा है। बट इन दिस केस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये हमारा कार्बोकैटायन भी स्टेबल हो रहा है और हमारा एनायन भी स्टेबल हो रहा है। इसलिए हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एग्जांपल क्या है, H2O, कोई भी आप लोग वो ले सकते हैं अल्कोहल, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब क्या है, प्रोपेनॉल, ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। H2O सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कोई भी इथेनॉल ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमारे एक लास्ट में बचता है, दैट इज सॉलोलिसिस। अब सॉलोलिसिस क्या होता है उसको देखेंगे, लास्ट पॉइंट देखते हैं। एक टर्म होता है सॉलोलिसिस।
सॉल्वोलिसिस। क्या होता है? सॉल्वोलिसिस। अब सॉल्वोलिसिस क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है, वो सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये सॉल्वेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे यदि हम लोग देखा तो कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये सॉल्वेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, ये जो सॉल्वेंट लेंगे, दैट सॉल्वेंट इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस। यदि हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया? H2O, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। यदि हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया? अमोनिया, तो ये क्या हो जाएगा? अमोनोलिसिस। सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया? इथेनॉल। क्या ले लिया? इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा? इथेनोलिसिस। इसी कॉमन टर्म दिया गया है सॉल्वोलिसिस। जो सॉल्वेंट हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस एंड इथेनोलिसिस। तो जब सॉल्वेंट एक एज ए न्यूक्लियोफाइल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस। तो हमारा जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसमें हम लोग एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। लेकिन SN2 में हमने देखा था कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे प्लस एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल लेते थे जो कार्बन के ऊपर अटैक करता था। बट इन दिस केस SN1 हम लोग एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं। अपना जो सॉल्वेंट होता है दैट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब एक टर्म आपने सुना होगा कि SN1 में क्या होता है? पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्या होता है? पार्शियल रेसिमाइजेशन। इसको हम लोग जब हम लोग SN1 और SN2 के कंपैरिजन करेंगे, जब इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे पार्शियल रेसिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे SN1 मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। ये अपना मैकेनिज्म है और इससे थ्योरीज हमने एक एक करके देखा। अब लोग क्या करेंगे? हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ये हमारा इसका हमें प्रोडक्ट बताना है। इसमें CH3 CH2 CH2 Cl किसके परजेस में रिएक्शन हो रहा है? H2O के। क्या हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा, डाउट आएगा कि इस रिएक्शन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे SN1 होगा, यहाँ पे SN2 भी हो सकता है, एलिमिनेशन E1 E2 भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा? तो SN1 रिएक्शन हमने क्या देखा था? एक हमारा RX प्रेजेंट है और एक सॉल्वेंट हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। और SN1 मैकेनिज्म हमारा रूम टेम्परेचर पे होता है। कहाँ पे होता है? रूम टेम्परेचर। ये कार्बन से अटैच एक लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या? कार्बन से अटैच एक लिविंग ग्रुप है। तो हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब H2O क्या है? एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दिस कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है। मींस ये हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो दिस कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो ये सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रहा है। मींस ये कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। SN1 हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। SN1 के मैकेनिज्म में सबसे पहले होता है क्या? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये क्या होगा? Cl- लीव करेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। क्या हो जाएगा? दिस इज CH3 CH2 CH2 प्लस एंड Cl-। ये क्या होगा? हमारा फर्स्ट स्टेप। और हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इट विल बी आवर RDS। ये हमारा क्या होगा? RDS होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब यदि कार्बोकैटायन बनता है वो क्या होता है? रीअरेंज होता है टू गेन द ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ये यहाँ पे क्या होगा?
हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। यदि आप लोगों ने कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाके रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन उस टॉपिक को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में हमारा बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन हमारा रीअरेंज होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। यदि आप लोगों को रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं आएगा तो आप लोग SN1 मैकेनिज्म क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टॉपिक को स्ट्रांग जरूर कीजिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तभी आप लोग इसके क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। तो हमारा कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस एंड CH3। एक्चुअली हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या है? CH2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H। तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ये H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? कार्बोकैटायन हमारा यहाँ पे आ गया, और ये हो गया हमारा CH3। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये वाला कार्बोकैटायन क्या है? 2 डिग्री है। ये कार्बोकैटायन कितना है? 2 डिग्री है, और ये वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी ये क्या होता है? कार्बोकैटायन हमारा रीअरेंजमेंट होता है। अब साथ में क्या हमारा Cl माइनस। ठीक, हमारा क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल आके, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? SN1 में जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो भी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा? H2 आके अटैक करेगा, H2 के पास क्या है? लोन पेयर, ये इस कार्बोकैटायन पे आके अटैक करेगा। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? दिस इज आवर CH3 CH CH3 Cl माइनस एंड साथ में H2O प्रेजेंट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया, उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब H2O का स्ट्रक्चर कैसे है? दिस इज आवर H, दिस इज आवर H। तो अब ऑक्सीजन पे क्या है? प्लस चार्ज है, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल हो गया। यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? ये Cl के पास। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH OH CH3 प्लस HCl। क्योंकि ये हमारा कार्बोकैटायन क्या है? कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज आवर सिंगल प्रोडक्ट। यदि कायरल कार्बन होता, ये जो हमारा क्या होता? कायरल कार्बन होता, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक इरिटेंट और एक इन्वर्जन। यहाँ पे ये कायरल कार्बन नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं? यदि इस क्वेश्चन पूछ लेगा कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना बन रहा है, क्या नंबर ऑफ इंटरमीडिएट या नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो आप लोग देख कर बताइए इसमें कितने इंटरमीडिएट बन रहा है? कितने इंटरमीडिएट बन रहा है? दिस इज आवर फर्स्ट इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन रीअरेंज हुआ। दिस इज आवर सेकेंड इंटरमीडिएट। लोग गलती कहाँ करते हैं? ये H2O से अटैक नहीं कराते हैं, डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट बना देते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जब ये H2O अटैक करता है तो ये भी हमारा क्या? एक इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या? एक इंटरमीडिएट बन रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं वो हमारा क्या है? जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं, जितने भी स्टेप होते हैं, वो हमारा क्या है? एक इंटरमीडिएट होता है। तो हमारे कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं? 3 इंटरमीडिएट हो गया 3। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। तो कितना ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज 4। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि लोग H2O का अटैक कराना भूल जाते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं। यदि H2O का अटैक कराया तो ये हमारा क्या बना? एक इंटरमीडिएट बना। तो टोटल इंटरमीडिएट इज 3 और नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1। ट्रांजिशन स्टेट हो गया हमारा 4। तो ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इसके ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि हम लोग यहाँ पे सारे प्रैक्टिस करने लगेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसका रेट कंपैरिजन देखेंगे,
स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे, रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन एंड इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें कल बेहतर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है, जिससे हम लोग आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, यदि पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम लोग इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।